तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के बारे में जानेंगे कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग काम कैसे करती है। तो इसमें बेसिकली ये उसके लिए बनाया गया टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जहाँ पर हम इक्वल अमाउंट सबको देते हैं, टाइम हर एक प्रोसेस को देंगे। अब जैसे मान लो हमारे सीपीयू है, वो 2 सेकंड का टाइम इसको देगा एंड देन इसको देगा, इसको हर एक प्रोसेस को 2-2 सेकंड का टाइम देगा। तो 2 सेकंड इसको दिया, 2 सेकंड इसको दिया, यहाँ पर अभी 2 सेकंड बचे ना, यानी कि 2 टास्क अभी और बचे हमारे। तो करते कि जैसे यहाँ पर आएगा तो वापस पहले टास्क के ऊपर आ जाएगा, वो सर्कुलरली एग्जीक्यूट होगा। इसको हम करते कैसे हैं, जैसे बाकी सारे हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग पे कर रहे थे, प्रायोरिटी क्यू के ऊपर, और जो हमारा FCFS था उसे हम सिंपल क्यू के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहे थे, इसे हम सर्कुलर क्यू के ऊपर एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि जहाँ हमारे प्रोसेस लास्ट वाला पहुँच गया, हमें उसे वापस यहाँ इस वाले प्रोसेस के ऊपर लेके आना है। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कुछ इसके ऐसी लग रही है, करना हमने क्यू पे ही है, तो यहाँ पर क्यों ना सर्कुलर क्यू पे करें, ये उसी के लिए बना रहता है। यहाँ ऐसे प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, प्रोसेस 5, जितने भी प्रोसेस रहेंगे इस तरह से एग्जीक्यूट होंगे। यहाँ हमारा प्रोसेस 5 खत्म, फिर जितने भी हमारे बचे हैं ना, ऐसे राउंड में चलता रहेगा आराम से, जब तक कि सारे प्रोसेस हमारे ख़त्म नहीं हो जाते, उनका बर्स्ट टाइम नहीं ख़त्म हो जाता। तो देखते हैं यार कैसे बनता है, सॉल्व कैसे करेंगे हम। 0 से स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये रन कैसे होगा हमारा, जैसे बताया था FCFS मैनर में रन होगा, ठीक है। इसके अंदर तीनों एल्गोरिदम्स लग रहे हैं, FCFS भी लगेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले ये आया इसको मिलेगा, फिर इसको बहुत आसान रहेगा ऐसे ऐसे। तो हम टाइम क्वांटम इसका 2 सेट करते हैं। वैसे मिली सेकेंड होता है ये सब, ये भी मिली सेकेंड है कि 2 मिली सेकेंड इसको काम दिया हमने। 2 मिली सेकेंड यानी कि इसका बर्स्ट टाइम है CPU का, कि 4 मिली सेकेंड ये टाइम लेगा, इसका 4 मिली सेकेंड बर्स्ट टाइम है इस प्रोसेस का। फिर यहाँ 0 पे प्रोसेस हमारा अराइव हुआ, ये इसका क्यू है, मान लो जो भी है क्यू, चलो मैं इसी तरह बना देता हूँ। 0 है, P1 हमारा यहाँ पर आया, अराइव हुआ, तो P1 को हम यहाँ से पहले आगे, यहाँ मतलब अराइव हो चुका था रेडी क्यू के अंदर, जब इसकी बारी आएगी तुरंत ही इसकी बारी आएगी, इसको वेट नहीं करना पड़ा। प्रोसेस 1 यहाँ पर आ गया, इसको हम कितना टाइम देंगे, 2 सेकंड का, 2 मिली सेकेंड का यहाँ पर ले लिया। उसके बाद प्रोसेस 2 आ जाता है, ठीक है। 2 जब हमने 2 टाइम दिया ना इसको, तब तुरंत ही हमारे उस टाइम एग्जीक्यूट कोई भी नहीं हुआ था यहाँ पर, खाली ये प्रोसेस 2 हमारा आया था इधर रेडी क्यू के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 क्रॉस कर लिया। तो यहाँ पर अराइवल टाइम भी यहाँ पर जिसके भी 2 से नीचे होंगे वो यहाँ पर अराइव हो जाएंगे। प्रोसेस 2 हमारा अराइव हुआ यहाँ पर, इसको यहाँ पर ले लेते हैं। वहाँ पे 1 पे अराइव हो चुका था ये, लेकिन हमने ख़त्म किया यहाँ पर। उसके बाद आ जाता है 2 टाइम्स, मतलब इसको भी देंगे, 2 + 2 4, एंड देन प्रोसेस 3 अराइव होता है हमारा यहाँ पर, पहले इधर आता है क्योंकि यहाँ में 4 के ऊपर हम आ चुके हैं ना, तो प्रोसेस 3 यहाँ पर था, इसका अराइवल टाइम 3 था, तो यहाँ बीच में ही वो अराइव हो चुका था। देन इसको 2 यूनिट ऑफ टाइम इसको देंगे, 6। उसके बाद प्रोसेस 4 आता है हमारा, यानी ये 6 के ऊपर पहुँच चुका है ना, तो 3 पे ही ये भी अराइव हो चुका है, साथ के साथ ही, प्रोसेस 3 के साथ ही हुआ था, सॉरी मैं लिखा नहीं साथ, प्रोसेस 3 के साथ ही अराइव हुआ था ये, तो ये भी यहाँ पे। तो हमने ना इनके कुछ एग्जीक्यूट कर लिए हैं, सबके 2-2 यूनिट सबके एग्जीक्यूट कर लिए हैं, 2 इन सबके। अब इसके कितने बचे हैं, 2 और। इसके बाद प्रोसेस 1 भी ले लेते हैं और इसको भी 2 यूनिट ऑफ टाइम रन करा देंगे, ये तो यहाँ 8 था, एंड देन 10। उसके बाद प्रोसेस 2 लेते हैं, इसको भी 2 यूनिट ऑफ टाइम हम रन करा देंगे, 12। फिर प्रोसेस 3 तो हमारा है नहीं क्योंकि पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है ये। प्रोसेस 4 आएगा हमारा, इसको भी 2 यूनिट ऑफ टाइम हम रन करा देंगे। फिर वापस से हम पहले प्रोसेस से पहुंचेंगे यहाँ पर, तो ये भी पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है। इसका एक प्रोसेस हमारा बचा है, हमने 2 कराए हैं ना अभी। देन प्रोसेस 2 यहाँ पर, तो ये एक ही बार रन होगा, ठीक है, इसका एक ही टाइम बस टाइम बचा है, तो देन 15 लिख देंगे यहाँ पर। और ये तो पूरा ख़त्म हो चुका है। प्रोसेस 4 आता है, फिर इसके पास भी एक ही बचा है। तो इस तरह से इसका गैंट चार्ट रहेगा हमारा पूरा, ठीक है। मेन इसी के ऊपर हमारी पूरी कहानी डिपेंड होती है, इसी को देख के हम इसको आसानी से निकाल पाएंगे। प्रोसेस 1 हमारा कहाँ ख़त्म हुआ है, लास्ट टाइम यहाँ पर है 10 पे कंप्लीशन टाइम इसका। प्रोसेस 2 कहाँ ख़त्म हुआ है हमारा, लास्ट में 15। प्रोसेस 3 ये पहले ही ख़त्म हो चुका है, एंड देन प्रोसेस 4 कहाँ ख़त्म हुआ है, सबसे लास्ट में, ठीक है। इसका बर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा था ना,
ये सबसे लास्ट में ख़त्म हो, बताता हूँ इसकी क्या कहानी है, बस टाइम के हिसाब से क्यों चल रहा है। क्योंकि बस टाइम जिसका छोटा है सबसे, वो सबसे पहले ख़त्म हो चुका है, और जिसका बस टाइम सबसे ज़्यादा है वो उसके हिसाब से ख़त्म हुए हैं कंप्लीशन टाइम। उसके बाद TAT देखते हैं, टर्न अराउंड टाइम क्या रहेगा इनका, CT माइनस AT, 10 माइनस 0 10, 15 माइनस 1 14, 6 माइनस 3 3 एंड 16 माइनस 3 13। वेटिंग टाइम क्या रहेगा, TAT माइनस BT, 10 माइनस 4 6, 14 माइनस 5 9, 3 माइनस 2 1 एंड देन 13 माइनस 5 8। ठीक है, ये इनके वेटिंग टाइम रहेंगे। इसकी पूरी कहानी समझाता हूँ, मतलब क्या यहाँ पे इसकी क्या चीज़ रही है आगे बताता हूँ। रिस्पॉन्स टाइम कैसे निकालते हैं, इसका हमारा जो जहाँ प्रोसेस हमारा पहली बार स्टार्ट हुआ था उसको माइनस करेंगे अराइवल टाइम से। प्रोसेस 1 कहाँ स्टार्ट हुआ है, 0 पे, इसका अराइवल टाइम 0 है तो 0 ही रहेगा। प्रोसेस 2 कहाँ, मतलब इसका हमेशा रिस्पॉन्स टाइम 0 ही आता है प्रोसेस 1 का, कभी भी देखोगे सबसे पहले हम रन प्रोसेस 1 ही कराते हैं, उसको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर प्रोसेस 2 हमारा कहाँ फर्स्ट टाइम कहाँ स्टार्ट हुआ है, 2 पे, तो इसका अराइवल टाइम क्या था, 1, तो 2 माइनस 1 1। प्रोसेस 3 4 माइनस 3 1, एंड देन प्रोसेस 4 कहाँ स्टार्ट हुआ है, 6 माइनस 3 3। ठीक है, तो इस तरह से इनकी सारी चीज़ें निकली हैं। रिस्पॉन्स टाइम देखते हैं एवरेज कितना निकलेगा, काफ़ी कम आ रहा है ना, दिख रहा है 3 4 5, 5 डिवाइड बाय 4, इसका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम रहेगा 4 1 ज़ा 4 एंड देन 2 5, 4.25। ठीक है, ये कितने हैं, 9 10 18 एंड 24 एंड ये 6 आ जाएगा। इसका एवरेज वेटिंग टाइम 6 है और एवरेज रिस्पॉन्स टाइम इसका 4.27 है, सॉरी 4.27 नहीं 1.25 है, 27 कह रहा हूँ, 1.25 इसका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है। तो यहाँ पर देखना इसका रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी कम आया है, बाकी सबके हिसाब से रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पर काफ़ी कम आता है। भले ही मैं मतलब जैसे मर्जी इसको ले लूँ, रिस्पॉन्स टाइम कम ही आएगा। क्यों आएगा इसका कम, क्योंकि जितने भी प्रोसेस हैं हमारे काफ़ी जल्दी पहले एग्जीक्यूट हो जाएंगे। हमने सारे के सारे प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा टाइम दे दिया पहले एग्जीक्यूट होने के लिए। उसके अंदर क्या होता था, कोई भी प्रोसेस ना, जैसे मान लो ये प्रोसेस है, उसकी प्रायोरिटी काफ़ी कम है, तो हो सकता था वो प्रोसेस का रिस्पॉन्स टाइम यहाँ तक जा सकता, लेकिन यहाँ पर हमें FCFS मैनर में रन करना है और धीरे धीरे टाइम सबको देना है, तो इसीलिए इनका रिस्पॉन्स टाइम भी कम ही आता है और एवरेज रिस्पॉन्स टाइम तो बहुत कम आ जाता है। तो ये इसका एक फ़ायदा है कि रिस्पॉन्स टाइम इसका काफ़ी कम आता है। और एक यहाँ पर है कि किसका कंप्लीशन टाइम इसके बर्स्ट टाइम के ऊपर डिपेंड क्यों कर रहा है, SJS की तरह बिहेव कर रहा है ना यहाँ पर, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ये भी देख लेते हैं कैसे है, क्योंकि यहाँ पर देखो जैसे हम 2 इसको करके रन कराएंगे, मान लो हमने 2 बार इसको रन कराया, 2 बार इसको कराया, 2 बार इसको कराया, 2 बार इसको कराया, फिर अगली बार आया 2 बार इसको कराया, क्योंकि इसका बस टाइम सबसे कम ले रहा था तो ये 2 ही बार में कंप्लीट हो चुका। इसका बस टाइम कम था, 2 ही टाइम में कंप्लीट हो चुका, इसको कम रिक्वायरमेंट थी तो पहले ही ख़त्म हो चुका है यहाँ पर। इसी तरह से यानी कि FCFS मैनेज में रन कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा टाइम सबको दे रहे हैं, तो जिसका सबसे कम है तो वो सबसे पहले हो जाएगा। मान लो लंगर खा रहे हैं हम लोग काफ़ी, तो साथ में एग्जांपल यही आया, तो कुछ बच्चे हैं बैठे हुए हैं आपस में, किसी को 1 रोटी की रिक्वायरमेंट है, किसी को 2 की रिक्वायरमेंट है, तो जिसको सबसे कम खानी होगी धीरे धीरे चलेंगे, आदमी तो बंदा आएगा कि 1 रोटी सबको देता जाएगा। ठीक है, तो वापस वहीं पे आएगा पिछली बार, उस 1 रोटी सबको देता रहेगा, तो जिसने 1 रोटी खानी थी ना वो तो पहली बार में हट जाएगा, यानी जिसको रिक्वायरमेंट कम थी ना वो पहले ही बाहर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा पहले ही। उसी हिसाब से ये भी काम कर रहा है। तो ये इसका एक काफ़ी अच्छा इसका एडवांटेज है कि रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी कम आ जाता है। और अगर ये शॉर्टेज जॉब फर्स्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब उसके ऐसे काम कर रहा है, तो हमारा जो शॉर्टेज जैसे कि हमारा उसके अंदर कुछ उसका फ़ायदा था कि प्रोसेस हमारा पहले ख़त्म हो जाता है, एक एफिशिएंट वे में रन करता है SJF में, कि वो काफ़ी एफिशिएंट होता है हमारा। ठीक है, उसका वेटिंग टाइम काफ़ी कम आता है, रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी कम आता है, तो उसी के ऊपर ये भी काम कर रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छा ही वर्क कर रहा है। तो अगर इसके नुकसान की बात करें हम लोग, तो नुकसान क्या रहेगा इसका, स्टार्विंग, क्योंकि शॉर्टेज जॉब फर्स्ट है यहाँ पर, एक प्रायोरिटी भी ले रहे हैं थोड़ी बहुत, मतलब उसकी तरह रन हो रहा है, प्रायोरिटी ले तो नहीं रहे हैं लेकिन उसकी तरह रन हो रहा है। तो जितने प्रोसेस हमारे बड़े हैं ना, जिनका बर्स्ट टाइम सबसे बड़ा है, सबसे लास्ट में जाके ख़त्म होंगे, तो इसके अंदर भी स्टार्विंग हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर भी स्टार्विंग होगी, जितना प्रोसेस हमारा बड़ा है उतना उसको आगे भेजते रहेंगे। ठीक है, उसका उतना बचता रहेगा और उसको आगे भेजते रहेंगे, ये होती है स्टार्विंग। इसको ख़त्म करने के लिए ना यहाँ पर एक चीज़ बनाई गई है, एजिंग।
एजिंग नाम का प्रोसेस आया, सॉरी कंसेप्ट आया। एजिंग जैसे नाम से पता लग रहा है कि एज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि प्रोसेस के हमारी जितनी भी एज बढ़ती रहेगी उसकी प्रायोरिटी उतनी ही बढ़ाते रहेंगे हम। इस कंसेप्ट की वजह से हमारा स्टार्विंग खत्म हो जाता है। पर हमारी प्रोसेस की जितनी भी एज बढ़ती रहेगी, मान लो ये है हमारा प्रोसेस जिसकी सबसे ज़्यादा ये थी बस टाइम, इसका तो कम मानेंगे क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे उससे हाई होगी इस वाले से, तो इसकी है सबसे ज़्यादा है हमारी। तो जैसे ही हमारा मान लो यहाँ पे 20 हो जाता या फिर 100 हो जाता, तो जितनी बार हमारे ये है ना आगे, उतनी ही इसकी प्रायोरिटी बढ़ाते रहो यहाँ पर, यानी कि उसको और ऊपर लेके आते रहो बार बार। एक हिसाब से प्रायोरिटी क्यों इसके ऊपर लगा दो और उसकी प्रायोरिटी एकदम से बढ़ा दो ऊपर, ताकि वो अच्छे से रन कर पाए। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अंदर लग जाती है चीज़, इसके अंदर भी लग जाएगी, एल्गोरिदम वगैरह के अंदर बीच में फिट आ जाएगी। उसकी प्रोग्रामिंग वगैरह कैसे समझाऊंगा, तो वो चीज़ इसके अंदर भी लग सकती है कि एजिंग वगैरह जितना उसका प्रोसेस हमारा पुराना हो जाएगा उसकी प्रायोरिटी बढ़ाते रहो ताकि उसका नंबर जल्दी आ जाए, तो जिससे कि हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है काफ़ी कम हो जाएगा, वेटिंग टाइम पे भी फ़र्क पड़ेगा वहाँ पर। तो ठीक है, यही एजिंग हमारी रहती है। इसका नुकसान हमने देखा। इसका नुकसान एक और हो जाता है कि, नुकसान तो नहीं कहूँगा, ये है कि एक टाइम क्वांटम के ऊपर डिपेंड करता है। छोटा सा नुकसान ही मानेंगे, टाइम क्वांटम के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि टाइम क्वांटम हमें बहुत अच्छे से चूज़ करना पड़ेगा। अगर वो काफ़ी कम है तो इसकी एफिशिएंसी गिर सकती है, और अगर वो काफ़ी ज़्यादा है तो भी इसकी एफिशिएंसी गिर सकती है। ठीक है, कम है कैसे गिरेगी, थोड़ा मान लो इसका 1 होता है टाइम क्वांटम, तो 1 1 1, फिर दोबारा से चक्कर आएगा 1 1 1, फिर दोबारा से चक्कर लगाएगा 1 1 1, ऐसे चक्कर लगाता रहेगा बार बार। और एक हिसाब से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इसके अंदर बहुत बार होगी है, ऐसे में बहुत बार हमें कॉन्टेक्स्ट स्विच का सामना करना पड़ेगा, तो कॉन्टेक्स्ट स्विच में भी हमें काफ़ी वो लगता है। ठीक, और अगर हम इसका टाइम क्वांटम बढ़ा देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसका वेटिंग टाइम भी बढ़ सकता है, फिर वो FCFS की तरह ही काम करेगा नॉर्मल, जैसे पहले FCFS था, बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए काम आता था खाली, तो उसकी तरह काम करेगा। मान लो इसका टाइम क्वांटम हम 5 रख देते हैं, तो यहाँ पर 5, ये तो 4 टाइम में रन हो जाता है, फिर ये भी 5 टाइम रन होता है एक बार में कंप्लीट, ये भी 5 टाइम, 2 टाइम में कंप्लीट हो गया, ये भी 5 टाइम। तो इसको चलने के लिए 4 तक का वेट करना पड़ता है पूरा का पूरा, यानी इनका वेटिंग टाइम वैसे ही हो जाता है पहले की तरह। तो ये भी इसका नुकसान रहता है कि हमें टाइम क्वांटम काफ़ी अच्छे से चूज़ करना पड़ता है एक अच्छे पॉइंट पे, ताकि वो एफिशिएंट वे में वर्क करे। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी मेहनत लग जाती है हमारी। तो ये देख लिया आपने राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग कैसे काम करती है। तो अगली वीडियो में हमारे पास नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम देखेंगे, वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। थैंक यू।